रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाविका को हमेशा से फास्ट फूड में गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था, जिसके चलते वो अगर गलती से किसी गोलगप्पे वाले की स्टॉल पर खड़ी हो जाए तो फिर किसी और का नंबर ही नहीं आने देती थी। वो इतनी दीवानी थी गोलगप्पे की। उसकी इस आदत से उसका पति आकाश और उसकी सास लाजवंती बड़े परेशान थे। दोनों ही उसे कई बार समझाने की कोशिश भी करते, लेकिन उसके ऊपर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से भाविका बहुत सारे गोलगप्पे की प्लेट लेकर उनके पास आती है, जिन्हें देखकर आकाश कहता है, ये क्या है भाविका, सुबह सुबह गोलगप्पे का स्टॉल लगाने के लिए जा रही हो क्या? देखो ऐसा मत करो, आसपास पड़ोस में हमारे घर की बहुत इज्जत है, उसे ऐसे खराब मत करो। क्या बात बोली है बेटा, बहुत अच्छे। वैसे लगाने दे बेटा, इसी बहाने घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। हो गया आप दोनों का, मिल गई खुशी मेरा मजाक बनाकर। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है गोलगप्पे का स्टॉल लगाने की? अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे गोलगप्पे का स्टॉल लगाने की जरूरत पड़े। अरे यार माय स्वीट हार्ट, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था, बस थोड़ा वो क्या है ना, तुम्हारे हाथों में इतने सारे गोलगप्पे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सच में तुम बड़ी फनी लग रही थी, इसीलिए बोल दिया। हाँ बहू, तू बुरा मत मान। घर में हम 3 लोग तो हैं, अब आपस में हंसी मजाक और बातें नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सही कहा माँ जी आपने। आप लोगों की बात का क्या बुरा मानना, आप लोग तो मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। बहू, अब इसी बात पर नाश्ता भी ले आ, बहुत भूख लगी है हमें। अभी तक चाय भी नहीं मिली मुझे पीने को। माँ जी मैं तो कब से नाश्ता लेकर खड़ी हूँ, आप लोग ही मुझे गोलगप्पे वाली बोलने में बिजी हो रखे हो। देखिए ना, आज मैंने कितने सारे गोलगप्पे मंगवाए हैं बाहर से। आज मुझे घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। नाश्ता और ये गोलगप्पे, अरे यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुबह नाश्ते में ब्रेड पकोड़े कचौड़ियाँ और भी बहुत कुछ सुना था, लेकिन गोलगप्पे कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना, सुबह शाम दिन रात। आई जस्ट लव इट। बहू, हमें ये गोलगप्पे नहीं खाने, हम क्या खाएंगे? माँ जी अब वो तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस गोलगप्पे मंगवाए थे। तो ठीक है, तुम ही इन गोलगप्पों को अकेले बैठकर ठूसो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आकाश गुस्से में इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और लाजवंती भी अपने कमरे में निकल लेती है। जिसके बाद भाविका आराम से बैठकर अपने मंगवाए हुए गोलगप्पों को बड़े मजे से खाना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसी के साथ भाविका की गोलगप्पे के प्रति चाह कम होने की जगह बढ़ती जाती है। यूं ही एक दिन भाविका मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने खड़े गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर जाती है, जहां उसकी पड़ोस की सभी औरतें खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही थी, जिन्हें देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो भी वहां पहुंच जाती है। तभी उसकी पड़ोसन विनीता कहती है, आओ बहू, तुम भी 1-2 गोलगप्पे खा ही लो। कहाँ तुम लोगों का जल्दी बाहर जाना होता है कि तुम ये सब चीजें खा सको? बताओ, शेर के आगे शिकार रखकर पूछ रहे हैं शिकार खाना है या नहीं, गोलगप्पे, और मैं ना खाऊं? ऐसा कभी हो सकता है? क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं आंटी जी, अब जब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपकी बात कैसे काट सकती हूँ। भाविका इतना कहकर सबके साथ गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। उसको इस तरह से नॉन स्टॉप गोलगप्पे खाते देखकर सभी औरतों के हाथ रुक जाते हैं और सभी उसे हैरानी से देखने लगती है कि कब वो गोलगप्पे खाना बंद करे तो उनका नंबर आए। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। खाते खाते वो पूरी स्टॉल के गोलगप्पे खाली कर देती है, जिस पर वहीं खड़ी एक औरत कहती है, बस भी कर बहू, कितना खाएगी? पूरे स्टॉल के गोलगप्पे तो खा लिए, अब क्या स्टॉल भी खाने का इरादा है? आंटी जी अब मैंने तो आपको नहीं मना किया था, आप मेरे साथ गोलगप्पे मत खाइए या रुक जाइए। बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गोलगप्पे खाने के लिए 10 जन्म की भूखी है तो मैं तुझे कभी अपने साथ खाने ही नहीं देती। लगता है तेरा पति और सास तुझे गोलगप्पे जैसी छोटी चीज भी नहीं खिला पाते, इसलिए गोलगप्पे देखकर तू ऐसे टूट पड़ी है। देखिए आंटी जी, मेरे पति या मेरी सास पर मत जाइए। सभी औरतें भाविका से बहस कर ही रही थी कि तभी उन लोगों की आवाज सुन के लाजवंती भी अपने घर से बाहर आती है और भाविका को औरतों के बीच खड़ी देखकर
उसके पास जाकर कहती है। क्या हुआ, आप लोग मेरी बहू पर क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाए ना तो और क्या करें, तुम्हारी बहू ने पूरे गोलगप्पे का स्टॉल ही खाली कर दिया और हम लोग मुंह देखने लगे। ये सारी गलती ना विनीता की है, ना ये बुलाती और ना ये सारे गोलगप्पे खाती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे बस करो, आप लोगों को जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन पहले मेरे पैसे दो और मैं जाऊँ यहाँ से। हम क्यों देंगे पैसे? जिसने पूरा स्टॉल खाली किया है गोलगप्पे खाकर, उसी से लो पैसे। मैं क्यों दूं पैसे? मैं खुद से थोड़ी गोलगप्पे खाने आई थी, आप लोगों ने ही बुलाया था, अब आप लोग ही दो पैसे। बहू, कितने के गोलगप्पे खा लिए तूने? देखो मैडम, कौन देगा कौन नहीं ये हमको नहीं पता, हमको तो अपने पूरे 2000 रुपए चाहिए गोलगप्पे के, दो और हम जाए यहाँ से। सभी औरतें आपस में बहस कर ही रही थी कि तभी आकाश ऑफिस से घर आता है और लाजवंती उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद वो बिना कुछ बोले गोलगप्पे वाले को उसके पूरे पैसे देकर अपने घर वालों को घर ले आता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसके दोस्त मदन का कॉल आता है, जो कहता है, भाई तेरी प्रॉब्लम का हल मिल गया। भाभी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है ना, एक काम कर, तू नागपुर लेके जा भाभी को और उन्हें वहाँ के बाहुबली गोलगप्पे खिला। भाई गोलगप्पे कम है क्या जो तू बाहुबली गोलगप्पे की बात कर रहा है? नहीं भाई, उसका नाम ही बाहुबली गोलगप्पे है। उसको खाने को लेकर ना नागपुर में एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को जो जीतता है उसे 1100 रुपए और एक ट्रॉफी मिलती है, और उसे खाने के बाद दोबारा कोई गोलगप्पे खाने का नाम भी नहीं लेता। तेरा फायदा दोनों में है, चाहे तू हारे चाहे जीते। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ ये कितने गोलगप्पे खा सकती है। अपने दोस्त मदन के बात सुनने के बाद आकाश भाविका को फेमस बाहुबली गोलगप्पे खिलाने के लिए अपने साथ नागपुर लेकर आता है। जहां पहुंचने के बाद वो भाविका से कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें गोलगप्पे खाने का, तो आज मैं तुम्हें नागपुर के फेमस बाहुबली गोलगप्पे खिलाने के लिए यहाँ लाया हूँ, और जो भी इस गोलगप्पे को खा लेगा उसे 1100 रुपए भी मिलेंगे। मैं भी देखता हूँ, अगर तुम इस प्राइस को जीत गई तो मैं खुद तुम्हें रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा, और अगर तुम हार गई तो फिर तुम दोबारा गोलगप्पे का नाम ही नहीं लोगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नाम से क्या होता है, बाहुबली नाम रख देने से वो सच में बाहुबली जैसा कोई इतना बड़ा गोलगप्पा थोड़ी ना हो जाएगा। वो तो तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा। मैं तो इसलिए लाया हूँ तुम्हें कि आज तुम जी भर के गोलगप्पे खा लो, लेकिन अपने वाले नहीं, फेमस बाहुबली गोलगप्पे। रोज एक जैसा खाकर तुम भी तो बोर हो गई होगी ना। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं खुश हूँ कुछ अलग खाने के लिए। फिर देर क्यों करना, चलो। इतना कहकर जैसे ही आकाश और भाविका गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर जाते हैं और जैसे ही भाविका के सामने बाहुबली गोलगप्पा आता है तो उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। आज तक उसने इतना बड़ा और भारी गोलगप्पा कभी देखा तक नहीं था और वो सोचने लगती है, ये गोलगप्पा है या उसका बाप, इसे मैं कैसे खाऊंगी? क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर भाविका बाहुबली गोलगप्पे को पूरा खाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खा पाती। आखिर में वो खुद ही हार मान लेती है और दोबारा फिर कभी गोलगप्पे खाने का नाम तक नहीं लेती। इस तरह भाविका की गोलगप्पे खाने की आदत भी छूट जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। रात को अनीशा अपने पति प्रिंस के साथ सो रही होती है। तभी आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी में उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी नींद में उसकी सास पूनम आती है और अनीशा को जगाते हुए कहती है, अरे बहू, जरा दरवाजा खोल। हाँ माँ जी। चलो आज सारे छत पे सोएंगे। जी माँ जी, आती हूँ। बिस्तर ले लियो और हाँ, प्रिंस को भी जगा दियो। हाँ माँ जी। अनीशा बिस्तर लेकर छत पर जाती है और सभी के लिए नीचे फर्श पर बिस्तर लगा देती है। सभी लोग मिलकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो जिस बिस्तर पर अनीशा सोई थी वहाँ का बिस्तर और उसके बेड के साइड के सारे कपड़े गीले होते हैं। ये सब देखकर उसकी सास अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, हे प्रभु, ये कैसी बहू मिली है मुझे, बिस्तर पे सूसू करने वाली। माँ जी, मैंने नहीं किया ये सब। अरे तो क्या भूत तेरे ऊपर सूसू करके चला गया? माँ जी, जब मैं बोल रही हूँ मैंने नहीं किया तो आप मान क्यों नहीं लेती हैं? अरे कैसे मानूं, सारा बिस्तर सड़ा दिया तूने। माँ सही तो बोल रही है अनीशा, हाथ होती है किसी चीज की। अरे मेरा निक्कर भी गिला कर दिया तुमने, इतना ज्यादा किया है। क्या बताओ यार, मैंने सच में कुछ नहीं किया। चुप रहो एकदम।
ऐसे ही शाम को प्रिंस ऑफिस से घर आता है तो वो रात को डिनर करते टाइम बोलता है, माँ, अनीशा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो आप दोनों इस घर का और खुद का अच्छे से ध्यान रखना। मगर आप कब तक लौटेंगे? अभी तो बस इतना पता है कि कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ जाके और समय लग जाए। मत जाओ ना। हाँ, ताकि तुम्हारे साथ सोऊं और तुम रात भर सूसू करके मेरी निक्कर की बुरी हालत कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो चले जाओ, मैं नहीं रोक रही तुम्हें। अगले दिन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात को दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और उसके बाद अचानक से फिर लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों छत पर जाकर सोने लगती हैं। अगली सुबह जब अनीशा उठती है तो देखती है कि उसका बिस्तर और उसकी साइड के कपड़े गीले हो गए हैं। तभी उसकी सास भी उठ जाती है और फिर से उससे बोलती है, हे राम जी, अरे कैसी औरत है तू, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बच्चों वाली हरकत नहीं गई तेरी। माँ जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तू तो नींद में होती होगी तभी ये सब कर देती होगी। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ जी कि मैं ही ये सब कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अरे मुझे तो ये सोचकर बड़ी शर्म आती है कि तू ये सब कैसे कर लेती है। जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तब उनके साथ मिलकर बिस्तर गीला करेगी। छी छी। माँ जी, अब से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखते हैं, सुबह सुबह जब भी उठो महारानी के सुसु के दर्शन हो जाते हैं। चलती फिरती टंकी बन गई है ये तो। अनीशा बिस्तर पर सुसु करने की बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही लैपटॉप पर इसके घरेलू उपाय को देखना शुरू कर देती है। फिर जैसे वीडियो में बताया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अनार के छिलकों को धूप में सुखा देती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें मिक्सी में पीसकर उनका पाउडर बना लेती है। उसको ये सब करता देखकर उसकी सास कहती है, क्या कर रही है बहू? माँ जी, वो मैंने अपनी इस बीमारी की दवा बनाई है। बीमारी? मगर कौन सी बीमारी? बिस्तर पर सुसु करने की। अरे बहू, ये सब यूज मत कर, मैं खुद तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अब। हाँ हाँ, रुक जा कुछ दिन, मैं तेरा इलाज खुद करवाऊंगी, मगर ये सब मत खा बहू। सास के कहने पर अनीशा मान जाती है। ऐसे ही एक रात अनीशा अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है, मगर अनीशा उसी गर्मी में सोई रह जाती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि ना तो उसका बिस्तर गीला है और ना ही उसके कपड़े। ये देखकर अनीशा चौंकते हुए कहती है, ये क्या, आज मैंने सुसु नहीं किया? जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? तभी मुझे बेड पर सुसु क्यों आता है? मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक रात बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण दोनों सास बहू छत पर सोने जाती हैं और आधी रात को पूनम एक गिलास पानी लेकर आती है और वो अनीशा के बेड साइड पर पानी गिरा देती है। अनीशा सोने की एक्टिंग कर रही होती है। उसको अब पता लग जाता है कि ये सब कुछ उसकी सास ने किया है, मगर वो कुछ नहीं बोलती बल्कि मन ही मन सोचती है, अब पता चला इसके पीछे मेरी प्यारी माँ जी का हाथ था। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। मुझ पर सुसु निकलने का झूठा इल्जाम लगवाया था ना आपने, अब देखना आपका तो ना मैं सच में सुसु निकलवा दूंगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद प्रिंस भी घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, कैसा है सब? क्या बताऊं बेटा, तेरी इस बहू ने तो बिस्तर पे सुसु कर करके मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या अभी भी यही हाल है इसका? हाँ बेटा, क्या बताऊं, तू ही करना इसका कुछ इलाज। तभी वहाँ पर पानी का गिलास लेकर अनीशा आ जाती है और पानी प्रिंस को देते हुए वो कहती है, माँ जी, नींद में हो जाता है, इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, ये कांड करते करते तो अब तू बेशर्म हो गई है ना। आप कुछ भी कह सकती हैं माँ जी, क्योंकि हमेशा वक्त तेज जैसा नहीं होता। जबान तो देखो महारानी की कितनी चलती है। अनीशा, तुम चुप रहो यार, पहले अपनी ये बुरी आदत सुधारो। हाँ हाँ, तुम तो अपनी माँ का साथ ही दोगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूनम सो रही होती है। तभी उसके सर के पास एक सफेद साड़ी पहने अजीब सी डरावनी औरत खड़ी होती है और वो पूनम से कहती है, ए बुढ़िया, उठ जा, बहुत मौज ले ली तूने, चल
अब तेरा समय आ गया है। कौन हो तुम? चुड़ैल? आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। आज तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। तभी मौका देखकर पूनम वहाँ से भागने लगती है और एक कोने में छुप जाती है। चुड़ैल वहाँ भी उसका पीछा करते करते पहुँच जाती है। ऐसे में पूनम डरते हुए कहती है, आई दादा, अरे मुझे जाने दो, डर के मारे मेरा सूसू निकल जाएगा। आज तो नहीं बचेगी, आज तो मैं तुझे छत से गिरा कर ही मारूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। बोला ना, नहीं बचेगी तू। पूनम इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे वो सच में टॉयलेट कर देती है। तब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसी की बहू अनीशा थी। इतने में वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और ये सब देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और अनीशा को वो एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, खबरदार, अगर आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो आज तेरी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। माँ जी, अगर आप मजाक सह नहीं सकती हैं तो मजाक किया भी मत कीजिए। अरे आप रोज रोज मेरे सोते हुए मेरे और मेरे बिस्तर के ऊपर पानी गिरा देती थी और मुझ पर झूठा सुसु का इल्जाम लगा देती थी, लेकिन ये क्या, आज तो आपका डर से सच में सुसु निकल गया। पूनम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि कहीं न कहीं इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पूनम की ही गलती थी, जिसके बाद वो कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं करती और तीनों सास, बहू और बेटे एक साथ खुशी खुशी फिर से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। सुप्रिया को बचपन से ही बर्फ का गोला खाना बहुत पसंद था। वो कहीं भी बर्फ का गोला देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी माँ बीना के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर बर्फ के गोले वाले पर पड़ जाती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गोला ले लो, गोला, लाल पीला काला खट्टा बर्फ का गोला। माँ, वो देखो गोले वाला। बीना सुप्रिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है, पर सुप्रिया छोटे बच्चे की तरह गोले वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी आगे जाकर बीना देखती है कि सुप्रिया गोले वाले के पास ही खड़ी है, तो बीना उसके पास जाकर कहती है, ऊंट जैसी बड़ी हो गई है पर हरकतें अभी भी बच्चों वाली। अरे तुझसे अच्छे तो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं। भैया, 2 गोले बना दो फटाफट। मैं नहीं खाऊंगी। माँ, ये दोनों मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ। बीना सुप्रिया की ये हरकत देखकर उसे गुस्से में घूरने लगती है और सुप्रिया बर्फ का गोला मजे से खाने चली जाती है। ऐसे ही सुप्रिया जब भी गोले वाले को देखती तो वो गोला लेकर खाना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही एक रात सुप्रिया अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर आ रही होती है। वो रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुराग नाम का एक लड़का वहाँ से गुजरता है, जो सुप्रिया को अकेले रोड पर खड़ा हुआ देख लेता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोककर बोलता है, हेलो मिस, आपको कहाँ जाना है? आप कहो तो मैं छोड़ दूं। नो थैंक्स। डरिए मत, मैं भी आपकी तरह एक अच्छे घर से हूँ। इतनी रात को अकेले यहाँ रहना आपके लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सुप्रिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाकर अनुराग उससे कहता है, वैसे मेरा नाम अनुराग है और आपका? थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं भी आपकी तरह अच्छी फैमिली से हूँ, और अब देखो फ्लर्ट कर रहा है। सुप्रिया जी, बहुत ही प्यारा नाम है। इसी तरह उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों बात करते करते घर जा रहे होते हैं कि तभी प्रिया की नजर एक बार फिर से गोले वाले पर पड़ती है और वो जल्दी से अनुराग से कहती है, जल्दी से गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? सुप्रिया गाड़ी से उतरकर गोले वाले के पास जाती है तो अनुराग भी सुप्रिया के साथ जाता है और सुप्रिया उस गोले वाले से कहती है, जल्दी से एक गोला बना दीजिए। आप खाना पसंद करोगी? मैं नहीं खाता, पर आप बोल रही हैं तो। सुप्रिया 2 गोले बनवा लेती है और वो दोनों बर्फ के गोलों का मजा लेती है। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसके कहने पर उसे उसके घर छोड़ देता है। सुप्रिया गाड़ी से उतर ही रही होती है कि तभी अनुराग कहता है, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। दिस इज माई नंबर। गाड़ी से उतरकर प्रिया अपने घर चली जाती है। वहीं अनुराग भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुप्रिया सीधे अपने कमरे में जाती है, अनुराग के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद
अनुराग अपने घर पहुंच जाता है और घर आते ही सुप्रिया को अपने नाम के साथ मैसेज करता है और दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अगली सुबह अनुराग सुप्रिया को कॉल करता है और उससे बोलता है, क्या तुम मुझे आज रात को मिल सकती हो जहाँ हमने बर्फ के गोले खाए थे? हाँ, अगर तुम बर्फ के गोले खिलाओगे तो। अनुराग उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसी जगह पर फिर से मिलते हैं, पर गोले वाला वहाँ पर नहीं होता, जिस पर अनुराग उससे कहता है, हम तो है पर गोले वाला नहीं है। सॉरी। पर बिना गोले के मजा नहीं आएगा। खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजर रहा होता है और सुप्रिया जल्दी से उठकर गोले वाले से कहती है, आप रोज यहीं से घर जाते हैं? हाँ बिटिया, मैं रोज इसी टाइम घर जाता हूँ। सुप्रिया एक बार फिर से गोला लेती है और दोनों उस गोले को मजे से खाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुराग उसको उसके घर पर छोड़ देता है। ये सिलसिला उनका यूं ही चलता रहता है। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक रात दोनों अपनी जगह पर ही मिलते हैं और अनुराग इस बार सिर्फ एक ही गोला लेता है और सुप्रिया से कहता है, मेरे सपनों की रानी, क्या तुम्हें ये कूल सरप्राइज के साथ ये कूल इंसान पसंद है? हाँ, मुझे दोनों पसंद है। दोनों एक ही बर्फ के गोले में से खाते हैं और खाते खाते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर अपने पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, सुप्रिया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने एक साथ यहीं बैठकर गोला खाया था? याद है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी माँ अर्चना को सुप्रिया के बारे में बताता है। वहीं सुप्रिया भी अपनी माँ को अनुराग के बारे में सब बता देती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों घर वाले मान जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुराग अपनी माँ के साथ सुप्रिया के घर आता है, जहाँ सुप्रिया उसकी माँ के लिए बर्फ का गोला बनाती है और उसके सामने रख देती है, जिस पर अर्चना उससे कहती है, ये बर्फ के गोले तुमने बनाए हैं, वो भी ठंड में? जी, स्पेशली आपके लिए। क्यों, तुम्हें ये बर्फ के गोले नहीं पसंद? अरे मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी तो सुबह ही इन गोलों से होती है और रात भी, पर जब से ये ठंड आई है तब से तो खाना मुश्किल ही हो गया है। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही है? तो एक काम करो बेटा, तुम इन बर्फ के गोलों से शादी कर लो। माफ करना बहन जी, मैं ऐसी और बेवकूफ लड़की से शादी कभी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। अर्चना रिश्ता तोड़कर गुस्से में अनुराग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुप्रिया रोने लगती है और बीना उससे कहती है, आज तेरे बर्फ के गोले खाने और तेरे इस बचपने की वजह से तेरा रिश्ता टूटा है। अर्चना अनुराग को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अनुराग अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? अरे देखा नहीं उस करमजली को? अरे वो मेरे घर की बहू बनकर आ गई ना, तो हम सबको बर्फ के गोले खिला खिला कर मार डालेगी। लो माँ, अब मैं भी सुप्रिया की तरह ठंड में गोले खा रहा हूँ। अब मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पे मैं तुझसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? पागल हो गया है क्या? अनुराग अपनी माँ को मनाने के लिए दिन रात बर्फ का गोला खाना शुरू कर देता है। अपने बेटे की ये हालत देखकर अर्चना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सुप्रिया के घर जाकर उसकी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। साथ ही सुप्रिया से कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, उस दिन मैं जरा सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया मैंने, और अब मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। नहीं, आप माफी मत मांगिए। आज आपकी वजह ही से तो मैं सुधरी हूँ और ये समझ गई हूँ कि इन सब चीजों का अपना अपना समय होता है और उन्हें उसके मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दिल से माफ कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रिया और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, सुप्रिया अपने ससुराल आने के बाद ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बर्फ का गोला खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।